हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर। हमारा चैप्टर 4 स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारा यहाँ पर कमेंट आ रहा था, बहुत सारे बच्चे हमें मैसेज कर रहे थे कि सर थोड़ा फास्ट कीजिए, चैप्टर 3 बहुत दिन से हो गया, चैप्टर 4 स्टार्ट कीजिए। और इसमें हम पूरा बेसिक चर्चा करेंगे। आज के इस लेक्चर में गतिमान, आवेश और चुंबकत्व, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी कोई आवेश गति कर रहा है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के गतिमान जो आवेश होगा उसके कारण हमारा जो है कौन सा मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो हमारा एक आवेश होता है, आवेश जो है केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन जो गतिमान आवेश है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी और आपका मैग्नेटिक फील्ड दोनों, यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, चर्चा करेंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। इसके पहले आपने चैप्टर 1, 2, 3 पूरा क्लियर कर लिया होगा और ये सब चीज प्लेलिस्ट में क्रम से उपलब्ध है। आप लोग प्लीज शिव कोचिंग क्लासेस में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल पर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। और भैया यदि नोट्स लेना है तो ये हम कांटेक्ट नंबर दे दिए हैं 9685299149। बेहतर हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगा और आप जिससे बेहतर तैयारी कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गतिमान, आवेश और चुंबकत्व। सबसे पहले आप देखें इस चैप्टर का नाम गतिमान, आवेश और चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। गतिमान आवेश, आवेश का मतलब तो आपको पता है कि एक प्रकार का हम क्या करते हैं, कल्पित मान मानते हैं जो कि किसी वस्तु में किसी न किसी घर्षण के कारण उत्पन्न होता है। यानी एक प्रकार की ऊर्जा है, किसी वस्तु में एक प्रकार की ऊर्जा है जो दूसरे को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। ये आवेश की परिभाषा आप चैप्टर 1 में पढ़ लिए कि हमारे पास भाई ये वस्तु है, इसको हम घर्षण कराते हैं तो इसमें एक चार्ज उत्पन्न हो जाता है ना, एक प्रकार की ऊर्जा निहित हो जाती है जो किसी अन्य वस्तुओं को खींच सकता है। देखो हल्के छोटे छोटे कण यहाँ पर चिपक जाते हैं, तो ये घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न हो जाता है। और इसी आवेश के प्रवाह से किसी भी चालक तार में धारा बहने लग जाती है। ये चीज तो पहले बताया गया। फिर बताया गया कि जैसे दो चार्ज हैं, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है। भाई साहब दो चार्ज हैं, है ना। अब इन चार्जों को यदि स्वतंत्र रख दिया जाए तो बोला गया कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं कहां से निकलती हैं, प्लस से निकलती हैं। कहां पे समाप्त होती हैं, माइनस पे समाप्त होती हैं। सही बात है ना, प्लस से निकलती हैं और कहां पे समाप्त हो जाती हैं, माइनस पे समाप्त होती हैं। ये आपने पढ़ा है, कब पढ़ा भाई साहब, ये आपने चैप्टर 1 में पढ़ लिया। ये सब चीज पढ़ लियो आप कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं, अभी और रेखाएं हैं, बहुत सारे रेखाएं निकलती हैं और बहुत सारे रेखाएं क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं, ऐसा। ठीक है, अब ये एक दूसरे के समांतर होती हैं, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो ये चीज तो पहले देखा गया कि कोई एक आवेश है या सिंगल आवेश है, सिंगल आवेश, तो वहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं। सही बात है। और यदि माइनस आवेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर आती हैं अनंत से, ऐसा। ये चीज आप समझ लो। तो ये तो चैप्टर 1 की कहानी थी कि भाई जैसे सोचा गया कि हमारे पास यदि आवेश है तो वहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं और विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा एक वक्र का निर्माण करती हैं, हमेशा एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ये सब चीज सोचा गया। तब हमारे भाई साहब ऑरस्टेड भी एक चतुर व्यक्ति निकले। ऑरस्टेड जी आए कि भाई साहब ये हमारा तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, लेकिन इसी तरीके से कुछ और आकर्षण उत्पन्न हो रहा है ना। जैसे उन्होंने एक प्रयोग किया कि एक चालक तार ले ली, देखो जरा, एक चालक तार ले ली, एक चालक तार इन्होंने ले लिया और इस चालक तार को, है ना, इस चालक तार को एक सेल के माध्यम से जोड़ दिया। ये प्लस है, ये माइनस है और एक कुंजी, एक सेल के माध्यम से जोड़ दिया। फिर यहां पर क्या किया, एक चुंबकीय सुई रख दिया। क्या कर दिया, एक चुंबकीय सुई रख दिया। ये चुंबकीय सुई है। अब क्या किया, जब कुंजी से धारा प्रवाहित किया तो देखा कि इस चुंबकीय सुई में कुछ विक्षेप हो रहा है, इस चुंबकीय सुई में कुछ विक्षेप हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ एक अन्य प्रकार का गुण है। जब हम किसी चालक तार में प्रवाहित करते हैं धारा तो यहाँ पे चुंबकीय सुई में विक्षेप हो रहा है, यानी इस चालक तार में कुछ ना कुछ एक ऐसा गुण उत्पन्न हो रहा है जो अन्य किसी को आकर्षित कर सकता है, अन्य किसी को आकर्षित कर सकता है। तब उन्होंने एक नाम दे दिया कि जो ये प्रभाव है वो चुंबकत्व का प्रभाव है। इसलिए तो कहते हैं कि चुंबकत्व की अवधारणा सर्वप्रथम ऑरस्टेड ने दिया था 1820 में। कहाँ के थे, डेनमार्क के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे ऑरस्टेड, डेनमार्क के थे। लिख लेना भाई, कहाँ के थे, डेनमार्क के थे। कब दिए, 1820 में। किसने, ऑरस्टेड।
ऑरेस्टेड है ना, ऐसा ऑरेस्टेड, ये डेनमार्क के थे, भौतिकविद थे। इन्होंने सबसे पहले चुंबकत्व की अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि जैसे भाई किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार के आसपास का एक और ऐसा क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा है जिसमें किसी अन्य वस्तु को आकर्षित करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। यानी उनको पुष्टि यदि करना हुआ तो भाई साहब एक चुंबकीय सुई को रखा और चुंबकीय सुई को रखने के बाद उन्होंने देखा कि जैसे ही चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं, चालक तार है, एक सेल के माध्यम से धारा प्रवाहित करते हैं तो इस चुंबकीय सुई में क्या हो जाता है, विक्षेप हो जाता है। समझ रहे हैं। और फिर बताया कि भाई साहब उन्होंने बहुत ज्यादा व्याख्या कर दी कि जैसे हमारा एक प्रकार का जो विद्युत क्षेत्र होता है, इसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र भी तैयार होता है। चुंबकीय क्षेत्र जैसे हमारा ये जो हमारा विद्युत क्षेत्र है प्लस से निकलकर माइनस पे समाप्त होती है, तो यहाँ पर अवधारणा बताया गया कि एक चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार का होता है, एक हमारा N ध्रुव है और एक S ध्रुव है। ये जो विद्युत क्षेत्र जैसे प्लस से निकलकर माइनस पे समाप्त होती है, तो ये जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है N से निकलकर S पे समाप्त होती है। ये अवधारणा कल्पना की गई, भाई कल्पना की गई कि कुछ ऐसी भी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो N से निकल करके S पर समाप्त होती है। ऐसे और आप ऐसे बना सकते हो, है ना, ऐसे और अंदर प्रवेश करेगा, ये यहाँ से जा रही होती है और S पे प्रवेश कर रही होती है। ठीक है, यहाँ पे प्रवेश कर रही है और यहाँ पे क्या हो, निकल रही है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, एक दूसरे के समांतर होती हैं। उसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती और एक रेखा दूसरे रेखा के समांतर होती है। क्लियर है, यहां तक समझ गए? ठीक है, कहने का मतलब एक अवधारणा जागृत हुआ और ये अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया, ऑरेस्टेड ने दिया। इसके पहले किसी को पता ही नहीं था कि एक चुंबक भी होता है, उसमें भी आकर्षण क्षमता होती है। ऑरेस्टेड ने ही प्रयोग किया सबसे पहले कि एक चालक तार में जब धारा प्रवाहित किया, बोला एक और आकर्षण इसमें उत्पन्न हो रहा है ना, आकर्षण हो रहा है मतलब किसी वस्तु को अपनी ओर खींच रहा है। तो मतलब इसमें चुंबकत्व का किसी वस्तु को अपनी ओर खींचना, भाई ये चालक तार है, मान लीजिए ये देखिए, थोड़ा मैं बताता हूँ, ये बल्ब है, ये क्या है, बल्ब है, इसमें तार है, ठीक है ना, इसमें भी हल्का कहीं ना कहीं चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता होगा। ठीक है, ये हमारा चालक तार है, ऐसा नहीं कि इसमें चुंबकत्व का, लेकिन चालक तार जितना पतला है उसके हिसाब से बहुत कम चुंबकीय क्षेत्र, और चूंकि ये पूरा बाइंडिंग है पूरा कुचालक पदार्थ से, इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं हम अनुभव ही नहीं कर सकते, यहाँ पर चुंबकत्व का गुण अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ पर हाई वोल्टेज का करंट जाता है तो कभी आप देखना चटचट की आवाज आती है, क्योंकि वहां पे जो धूल कण होते हैं आकर्षित होकर के उससे टकराते हैं, प्लस माइनस लड़ता है तो आवाज चटचट की आवाज आती है, खींचता हुआ महसूस होता है, ऐसा लग रहा है कि खींच लेगा। यदि आप पास जाओगे ना तो इतने दूर पर रहोगे उस चालक तार के तो आपको खींच लेगा, मोटा वायर रहता है, हाई वोल्टेज का करंट फ्लो होता है, समझ रहे हो, तो ये चीज है। तो भाई साहब ये चुंबकत्व की भावना किसके पास आई सबसे पहले, तो ऑरेस्टेड के पास, कब, 1820 में। और 1820 में आने के बाद ये कहां के वैज्ञानिक थे, डेनमार्क के थे, मतलब भौतिकविद थे। इन्होंने चुंबकत्व के बारे में सबसे पहले पुष्टि किया। उन्होंने बताया कि यदि एक चालक तार ले लेते हैं और चालक तार में किसी बाह्य परिपथ के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार के चारों ओर एक बल मतलब एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, या उस चालक तार में एक ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है जो अन्य किसी वस्तु को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। तो इस प्रभाव को उन्होंने कह दिया चुंबकीय प्रभाव। क्या बोला गया, चुंबकीय प्रभाव। यानी किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना को हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो आप अभी तक में कुछ नहीं लिखे ना, कोई बात नहीं, सबसे पहला आपको हेडिंग लगाना है चुंबकीय प्रभाव। क्या लगाएंगे बच्चा लोग, चुंबकीय प्रभाव। सबसे पहले सोचा गया कि भाई विद्युत क्षेत्र तो होता है, इसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र भी होता होगा। अब चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है समझो जरा, यहां पर थोड़ा सा पहले हेडिंग लगाओगे चुंबकीय प्रभाव। क्या परिभाषा लिखोगे, चुंबकीय प्रभाव, पहला परिभाषा आज का। और एक एक पॉइंट जो मैं लिखाता चलूंगा प्लीज आप लोग लिख लेना। आप पहले हेडिंग डालो चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव क्या है, जब किसी चालक तार में क्या करते हैं, जब किसी चालक तार में क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय
विद्युत धारा प्रवाहित करने से चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या लिखा गया कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को भाई चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्या बोलते हैं? चुंबकीय प्रभाव। यदि आपसे पूछा जाए कि चुंबकत्व के गुण की अवधारणा या चुंबकीय प्रभाव की खोज की पुष्टि किसने की, तो आप बताओगे डेनमार्क के वैज्ञानिक, डेनमार्क के भौतिकविद लिख लो, भौतिकविद 1820 में ऑरस्टेड, किसने? ऑरस्टेड ने किया। ठीक है, ये बिल्कुल फैक्ट का है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो चुंबकत्व का प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की? तो डेनमार्क के भौतिकविद 1820 में किसने किया? ऑरस्टेड ने। ठीक है, किसने किया? ऑरस्टेड ने। तो दो चीज लिखने का है यहाँ पे, आपको लिखना है चैप्टर 4 में, जो आपका पहला पॉइंट हो जाता है कि भाई साहब चुंबकीय प्रभाव की पुष्टि सर्वप्रथम किसने की? तो 1820 में ऑरस्टेड ने। अब ऑरस्टेड या ओरस्टेड जो भी आपके बुक में हो ऐसा लिखा मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा ऑरस्टेड, ऐसा करके खतरनाक लिखा रहता है ऑरस्टेड, ऐसा लो, ऐसा नाम लिखा रहता है ऑरस्टेड। मैं अपने हिसाब से ऑरस्टेड लिख दिया, ओरस्टेड जैसा भी आपके बुक में लिखा रहेगा। तो ये डेनमार्क के भौतिकविद थे। अब उन्होंने बता ही दिया भाई साहब एक चालक तार है, उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाएगा, इसे चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ऑरस्टेड ने अपने प्रयोग में कैसे पुष्टि किया? ओरस्टेड का प्रयोग, क्या प्रयोग किया उन्होंने? देखो जरा, मैंने पहले ही बता दिया, वही डायग्राम बनाना है। देखो, ऑरस्टेड ने एक चालक तार लिया है ना, मैंने क्या कहा? एक चालक तार उन्होंने ले लिया, इसमें एक चालक तार रखा। ठीक है, इस चालक तार को एक विद्युत परिपथ में जोड़ा, इस विद्युत परिपथ में एक सेल जोड़ दिया और कुंजी, और फिर इसके पास चुंबकीय सुई लाया। चुंबकीय सुई ऐसा कुछ होता है, चुंबकीय सुई ऐसा लाया भाई, ये लो, ये आपका चुंबकीय सुई बन गया। तो जब इस चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं करते, मतलब यहां पे जो कुंजी है ये खुला है, तो इसके चुंबकीय सुई में कोई भी छेद नहीं हो रहा है। ये हमारा सेल है, ये हमारा कुंजी है, ये हमारा तार है। जब हम इसमें परिपथ में इस चालक तार में धारा ही प्रवाहित नहीं करते, किसने? भाई ये ए बी है, हम यहाँ पर पूरा पुष्टि कर देते हैं, ए बी एक चालक तार है। ऑरस्टेड ने एक चालक तार ले लिया ए बी और उसे बाह्य परिपथ से यानी सेल के माध्यम से जोड़ दिया और उसके समीप एक क्या रखा? चुंबकीय सुई रखा। तो जब देखा कि इस चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं करते तो इस चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं होता, लेकिन जैसे ही उन्होंने क्या कर दिया, इस सेल को है ना, इस सेल को इस कुंजी के साथ जोड़ दिया, ये कुंजी हमारा जुड़ गया, तो फिर इस चालक तार में धारा बहने लग गई है ना, धारा बहने लग गई। तब देखा कि यहाँ पे जो चुंबकीय सुई हमने बनाया था, यहाँ पे जो हमारा चुंबकीय सुई है उसमें कुछ ना कुछ विक्षेप हो गया। उन्होंने दिशा तो नहीं बताया भाई किधर दिशा होगी, लेकिन चुंबकीय सुई में विक्षेप बता दिया। ठीक है, ये उनकी पुष्टि थी, ये उनकी पुष्टि। चुंबकीय सुई बनाने के लिए कुछ ऐसा कर दो और कुछ ऐसा कर दो, ये चुंबकीय सुई, थोड़ा सा विक्षेप हो गया। अब विक्षेप हो गया तो सीधा तो नहीं रहेगा, तो इसके लिए विक्षेप कर दो। विक्षेप कैसे करोगे? थोड़ा सा टेढ़ा बना दो, ये विक्षेप हो गया। देखो जरा,
अब इससे उन्होंने पुष्टि कर लिया कि हमने एक चालक तार पर धारा प्रवाहित जब नहीं किए तो चुंबकीय सुई में कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही इस चालक तार में हम धारा प्रवाहित कर देते हैं तो इस चुंबकीय सुई में इधर उधर विक्षेप हो गया। तो इससे यह पुष्टि हुआ कि भाई साहब चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो कुछ न कुछ एक क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तभी तो चुंबकीय सुई विक्षेप हो रही। तो उन्होंने पुष्टि कर दिया कि चुंबकीय सुई का विक्षेप होना मतलब इसके चारों चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है। ये हमारे ऑरस्टेड साहब का प्रयोग था भाई साहब, ये था। पेपर में नहीं पूछेगा ऑरस्टेड का प्रयोग, बिल्कुल आप चिंतित ना हो। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं, 1 नंबर में भी पूछ दिया गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव बनेगा कि चुंबकीय प्रभाव की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की या चुंबकत्व की खोज किसने की, तो ऑरस्टेड ने की। कहां के थे, और डेनमार्क के थे, भौतिकविद 1820 में किए। ये चीज, ये फैक्ट हो गया। अब इनके बाद हमारे भाई एम्पियर जी आए और उन्होंने तैरने का नियम दे दिया। एम्पियर के तैरने का नियम, एम्पियर के तैरने का नियम कैसे नियम, यहां पर हम समझेंगे। इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है क्या, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जरा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां से मैं क्लीन करता हूं और अब आपको हेडिंग लगाना है क्या, एम्पियर के तैरने का नियम। क्या हेडिंग लगाना है, एम्पियर के तैरने का नियम। देखो ऑरस्टेड ने बता दिया कि हम चालक तार में धारा प्रवाहित कर रहे हैं भाई साहब, तो जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ये तो बता दिए। अब एन और एस की दिशा उन्होंने नहीं बताया कि भाई इधर एन है कि इधर एस है। अब इसकी दिशा की पुष्टि एम्पियर ने अपने हिसाब से किया, तो आप लोग हेडिंग क्या लगाओगे, एम्पियर के तैरने का नियम। एम्पियर के तैरने का नियम, ठीक है, एम्पियर के तैरने का नियम। ठीक, देखो जरा, अब थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे तभी मजा आएगा। ये हो गया चालक तार, मान के चलते हैं धारा इधर बह रही है, ठीक है, धारा इधर बह रही है, ये चालक तार है, मान के चलते हैं इधर चालक तार, धारा इधर बह रही है और हम चालक तार की ओर मुख करके खड़े हो गए, ऐसे दोनों हाथ से तैर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं, ठीक है। मतलब यहां पर एक व्यक्ति होगा, यहां पर एक व्यक्ति होगा, कौन है, चुन्नू मुन्नू दोनों भाई, इनका हाथ ऊपर की ओर है, आपस में करें लड़ाई, इससे हमको मतलब नहीं है भाई, हम केवल हाथ को देख रहे हैं। हाथ कहाँ है, ऊपर की ओर है, समझ रहे हो, फिर से समझना, ये मेरा दायां है, ये मेरा बायां है, धारा की दिशा ऊपर की ओर है। भाई देखो एम्पियर ने बताया, सॉरी ऑरस्टेड ने बता दिया कि हम चालक तार में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बताया। अब एक चालक तार ले ही लेते हैं, मजा तभी आएगा। एक चालक तार, लंबा सा चालक तार लेते हैं, अपने पास चालक तार की कमी नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा चालक तार। ये हमारा वायर हो गया, ये धारा। अब जो हमारे ऑरस्टेड साहब थे ना, उन्होंने बता दिया कि इस वायर में हम करंट फ्लो कर रहे हैं तो इसके चारों ओर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा यार, चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड भी तैयार हो रहा है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। लेकिन इसकी दिशा नहीं बताया कि इसकी दिशा इधर होगी कि इसकी दिशा इधर होगी, इधर से घुमा दें कि इधर से घुमा दें। धारा इधर बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, ऊपर से नीचे की ओर कि नीचे से ऊपर की ओर, दाएं से बाएं कि बाएं से दाएं, ये कुछ नहीं बता पाए। तो एम्पियर साहब आए, सबका वही निर्णय रहेगा, ध्यान दीजिएगा। एम्पियर साहब आए, बोले चालक तार है, धारा ऊपर बह रही है, तो फिर हम ऐसा करके हाथ खड़े हो जाएं, है ना, इस चालक तार की ओर मुख करके ऐसा होकर खड़े हो जाएं। मतलब यदि यहां पे धारा बहेगी तो यहां पे एक व्यक्ति है, हाथ ऊपर की ओर किया है, इधर धारा बह रही है तो फिर भाई साहब व्यक्ति यहां भी है, उसका हाथ ऊपर की ओर है, समझ रहे हो। यदि इधर धारा बह रही है तो व्यक्ति यहां भी है। यार सर इतना खतरनाक चित्र कौन बनाएगा, थोड़ा अच्छा बना दूं। देखो ये सिर हो गया, इधर पेट हो गया, इधर पैर हो गया, इनके 2 हाथ हैं, ठीक है। जिधर धारा बह रही उधर ना तैरेंगे, यहाँ भी एक मोटू सा आपको बना दो, ये इनका पेट हो गया, पैर हो गया, ये पैर हो गया, हाथ ऊपर की ओर आ रहा है, ये लो हाथ ऊपर की ओर, हाथ ऊपर की ओर, तैरने की दिशा। तब उन्होंने बताया कि भाई साहब जो चुंबकीय सुई है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय सुई थोड़ा अच्छा खासा बनाना, ताकि ये चुंबकीय सुई है
इसको किसी न किसी स्थान पर आप लटका दो। तो इसकी जो चुंबकीय सुई है, ये हम देखो चालक तार हमने लिया था, चिंता नहीं करो, चालक तार जो हमने लिया था, तो यहाँ पे चुंबकीय सुई लगा दिया गया। ये लो भाई साहब, ये चुंबकीय सुई। तो बोला गया इसकी विक्षेप दाएं हाथ से बाएं की ओर, दाएं से बाएं की ओर, दाएं से हम ऐसे जा रहे हैं तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र, मतलब इधर और इसका इधर। ये लो, ये बता दिया कि कल्पना करें कि कोई व्यक्ति धारावाही तार के अनुदिश चुंबकीय सुई की ओर खड़ा हो गया, व्यक्ति है ना, चुंबकीय सुई भी उधर रखा है और धारा की दिशा में तैर रहा है। तब जो चुंबकीय सुई का n ध्रुव है उसके बाएं हाथ की ओर विक्षेपित होगा। बाएं हाथ की ओर, मैंने पहले ही बताया, मैंने पहले भी बता दिया। थोड़ा सा एक गिलास पानी हम पी लेते हैं। कंफ्यूजन क्रिएट है ना, दूर होकर रहेगा, डोंट माइंड। थोड़ा सा समय तो दोगे, हम तो वायर लेकर ही आए हैं आपको समझाने के लिए। अभी हमने पेंच नहीं लाया, कोई दिक्कत नहीं है, पेंच तो पेन ही बना लेंगे, समझ में आ जाएगा। हमने कहा भाई ये चालक तार है, इसकी धारा ऊपर की ओर बह रही है और हम इस चालक तार के सामने एक छोटा सा क्या रख दिए, क्या रख दिए हम यहां पर भाई साहब, ये हमारा चुंबकीय सुई है। क्या है? चुंबकीय सुई है। हम चुंबकीय सुई को देख रहे हैं, तब ये चुंबकीय सुई का नॉर्थ, चाहे इधर नॉर्थ हो चाहे इधर होता, ये नॉर्थ है तो बाएं हाथ की ओर मुड़ेगा। देखो जरा, मैं यहां पर एन कर दिया और यहां पर एस कर दिया। फिर से समझो, एम्पियर के तैरने का नियम, ऑरेस्टर ने केवल संकेत दे दिया कि चालक तार में धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा, लेकिन दिशा नहीं बताया कि इधर घूम जाए कि इधर घूम जाए। तो इसके लिए एम्पियर जी आए। एम्पियर बोले चिंता मत करो, ये लो चालक तार, और चालक तार को ऐसे रहने दो भाई साहब, इसके सामने चुंबकीय सुई रख दो। चुंबकीय सुई रख दिया हमने, कोई दिक्कत तो नहीं है। या चालक तार इधर कर दो, हम चुंबकीय सुई ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता, चुंबकीय सुई ऐसे ही रखेंगे बिल्कुल जीरो पर, पहले से नहीं तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। चलो, तो हम कह रहे हैं ये चालक तार है, इसके सामने चुंबकीय सुई है और हम ऐसे तैर रहे हैं। इस चालक तार को यहाँ पे मान ली, सपोज दैट, कल्पना करो यहाँ पे चालक तार है और हम ऐसे तैर रहे हैं, ऐसे तैर रहे हैं और हमारे सामने क्या है? चुंबकीय सुई है ना। इसको मत कहो, ये चुंबकीय सुई है। तो चुंबकीय सुई का एन, मान के चलता हूं ये एन है, ये क्या है? एन है। तो एन जो है बाएं हाथ, हमारा ये दायां है, ये बायां है, तो एन जो है बाएं हाथ की ओर, मतलब ऐसा घूमा ना तो यहां पर था तो ऐसा घूम जाएगा, इसलिए ऐसा डायरेक्शन में घूम जाएगा। समझ में आया? कुछ एम्पियर के तैरने के नहीं, दिशा बता दिया कि एन जो है बाएं हाथ की ओर मुड़ रही है। मतलब यदि यहाँ पे चालक तार ऊपर की ओर जाए तो एन ऐसे जाती है, इसके बाएं साइड जाती है। फिर समझो, बाएं साइड मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसा होगा। बाएं साइड हमारा दायां है तो दायां से बायां, इसलिए बाएं साइड हो गया। ठीक है, अब थोड़ा आप लोग लिख लो इसको, तब कुछ मजा आ जाएगा आपको कि भाई साहब कल्पना करते हैं कि कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति धारा की दिशा में दोनों हाथ ऊपर की ओर करके धारा की दिशा में तैर रहा हो। यदि कोई व्यक्ति धारा की दिशा में दोनों हाथ ऊपर की ओर लेकर तैर रहा हो, थोड़ा सा लेकर लिख लो, अच्छा रहेगा। दोनों हाथ ऊपर की ओर लेकर तैर रहा हो, क्या कर रहा हो? तैर रहा हो, तथा उसका मुख कहां होगा? चुंबकीय सुई, उसका मुख चुंबकीय सुई की ओर, चुंबकीय सुई की ओर हो तो, चुंबकीय सुई की ओर हो तो, है ना, आपका एन ध्रुव है, चुंबकीय सुई का एन ध्रुव है, कहां मुड़ता है?
मैंने कहा ना ऐसे मैं जा रहा हूं तो दाएं से बाएं की ओर। ये मेरा चुंबकीय सुई सामने रखा है, यहाँ पे चालक तार है, चालक तार की मतलब दिशा में मैं तैर रहा हूं दोनों हाथ से, सामने हमारा चुंबकीय सुई है, इसका n ध्रुव बाएं हाथ की ओर उड़ जाता है, सॉरी उड़ नहीं मुड़ जाता है। ठीक है, चुंबकीय सुई की ओर हो तो उसका मुख हो तो चुंबकीय सुई का n ध्रुव बाएं हाथ की ओर क्या हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है। ठीक है, फिर से समझे आप कि धारा के दिशा में दोनों हाथ को ऊपर करके कोई व्यक्ति तैर रहा है, उसका मुख चुंबकीय सुई की ओर है, तो जो चुंबकीय सुई का एन पोल है वो बाएं हाथ की ओर मुड़ जाता है। और इससे दिशा बताया कि यदि एक चालक तार है, धारा ऊपर, तो चुंबकीय सुई ऐसे मुड़ा, मतलब इस प्रकार से इसका दिशा हो गया, ऐसे ये इसका दिशा हो गया। तो यही है हमारा बच्चा लोग क्या है, एम्पियर के तैरने का नियम। ये व्यक्ति हैं, इनको आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। एम्पियर का नियम, एम्पियर के तैरने का नियम, एम्पियर के तैरने का नियम, दिस इज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा। एम्पियर के तैरने का नियम समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कार्क पिंच का नियम। क्या? कार्क पिंच का नियम। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, मिटा दें। अभी हमको भाई और एक नियम पढ़ना है कार्क पिंच के बाद भी। कौन सा नियम अभी पढ़ना है हमको? पहले पढ़ लेते हैं मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कार्क पिंच का नियम। तो हेडिंग लगा लो, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कार्क पिंच का नियम। अब थोड़ा सा लेंदी वीडियो तो होगा ही, कई सारे टॉपिक को समझाना रहता है। एक टॉपिक को, एक नियम को समझाना होता तो बस 5 मिनट में हो जाता। अब देखो मैक्सवेल ने क्या बताया कि एक पेंच ले लो। एक पेंच हमने ले लिया, सपोज दैट ये पेंच है। पेंच मतलब यहाँ पे नोक लगी है पेंच में। ठीक है, पेंच है हमारा। अब अपन क्या करें, इस पेंच को हम, जैसे हमने कहा ये चालक तार है, मैक्सवेल ने बताया था कार्क पेंच के नियम में कि ये चालक तार है, धारा ऊपर की ओर बह रही है, तो पेंच को भी हमको ऊपर की ओर लगाना ऐसे, या धारा इधर बह रही है तो फिर पेंच को हमको ऐसे लगाना है। समझ रहे हो? अब ये छोटा मोटा पेंच में मजा नहीं आएगा, एक लंबा चौड़ा पेंच होता अच्छा खासा, जो आपको दिख भी जाए वहां से। छोटी बड़ी छड़ी नहीं है क्या? कोई बात नहीं, हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, मार्कर यूज कर रहे हैं। फिर से समझना, थोड़ा सा पास में लाते हैं। यदि ये धारा ऊपर बह रही है, ये बाहर दिख रहा है ना, तो फिर हमको स्क्रू को ऊपर की ओर ले जाना है, ऊपर की ओर। ये नोक ऊपर की ओर होनी चाहिए। अब ऐसे में नोक नहीं समझ में आया तो इसको निकालो। अब तो नोक समझ में आ रही है, ये नोक। ठीक है, कार्क पिंच का नियम समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, थोड़ा सा कंसंट्रेट माइंड। देखो बच्चा लोग, ये भाई हमारा चालक तार है, धारा ऊपर की ओर जा रहा है। बोला कि इस स्क्रू को ऐसा हमको घुमाना है कि इसकी जो दिशा, घूमेगा तो आगे जाएगा। स्क्रू क्या करता है, जब घूमता है तो अंदर की ओर जाता है, जाता है नहीं भाई, जाता है। आप किसी भी स्क्रू को क्या करो, हम क्या करेंगे, पेंच की सहायता से स्क्रू को क्या करेंगे, थोड़ा सा कसेंगे, यानी मतलब उसको बंद करेंगे, तो इसको पेंच को घुमाते जाएंगे, स्क्रू अंदर की ओर जाएगा, पेंच भी नीचे जाता जाएगा। वही चीज तो कह रहे हैं कि इस पेंच की जो दिशा है, धारा की दिशा के समान हो। मतलब ये धारा ऊपर की ओर जा रही है, तो पेंच भी हम ऐसा रखें कि ये ऊपर की ओर हो। फिर हम इसको घुमाएंगे। तो बोला कि यदि पेंच की दिशा धारा की दिशा में हो तो पेंच को घुमाएंगे। तो घुमाने के लिए हमको क्या करना है, ऐसे घुमाना पड़ता है। प्रैक्टिकल करके देख लेना, ऐसे ऐसे घुमाएंगे अंगूठे की सहायता से। तो अंगूठे की जो दिशा होगी, फिर समझो, अंगूठे की जो दिशा ऐसे,
अंगूठे की जो दिशा होगी, अंगूठे की दिशा ऐसे ऐसे, वही वहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? मतलब एक हमारा चालक तार था, ये चालक तार था भाई साहब, इसको हमने ऐसा घुमाया तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे कुछ हो गई। समझ में आया? धारा ऊपर की ओर बह रही थी। धारा कहाँ जा रही थी सर? ऊपर की ओर जा रही थी। समझ में नहीं आया क्या? क्यों नहीं आएगा? इतना सिंपल भाषा में समझना है, हमें समझ में क्यों नहीं आएगा? थोड़ा समझने की कोशिश करो। धारा ऊपर है, पेंच को भी हम उधर ही लगाएंगे जिधर धारा बह रही है, यानी पेंच की नोक हमारी जिधर धारा है उसी के अनुदिश हो। तब हम पेंच को अंदर ले जाने के लिए जिस दिशा में अंगूठा को घुमाएंगे, जिस दिशा में अंगूठा को घुमाएंगे, अंगूठा को घुमाएंगे तो अंगूठे की दिशा ऐसे घुमाएंगे ना, तो यूं यूं अंगूठे की दिशा ऐसे घुमा रहे हैं ऐसे, तो अंगूठे की दिशा ऐसे हो जाएगी, मतलब ऐसी दिशा। समझ रहे हो? यहां से दिशा तो ऐसी दिशा, ये लो, ये हमारे अंगूठे की दिशा और यही हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ये किसका हो गया? मैक्सवेल के कार्क पेंच का नियम। बहुत सिंपल है भाई साहब, चालक तार को भी हम घुमाएंगे नहीं भी, और कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया? मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कार्क पेंच का नियम, इन्होंने क्या बताया कि जब एक दक्षिणावर्ती कार्क पेंच को एक दक्षिणावर्ती कार्क पेंच को धारा के दिशा के अनुदिश, धारा के दिशा के अनुदिश, धारा के दिशा के अनुदिश रखा जाए। हमने क्या कहा भाई? धारा ऊपर की ओर तो पेंच का नोक भी ऊपर की ओर हो। धारा के दिशा के अनुदिश रखा जाए और इस प्रकार, और अंगूठा इस प्रकार घुमाया जाए, और अंगूठा इस प्रकार घुमाया जाए कि हम इस प्रकार घुमाएंगे कि पेंच कहां की ओर जाए, जिधर धारा की दिशा है उधर ही पेंच जाना चाहिए। इस प्रकार घुमाएं कि कार्क पेंच की नोक धारा के दिशा में जाए। तो जो अंगूठे की दिशा होगी, अंगूठे जो हो तो अंगूठे के घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। बस सिंपल है, बता दिया उन्होंने। फिर से समझ लो एक बार, ये हमारा पेंच है, धारा ऊपर की ओर जा रही है, इस वायर के माध्यम से हमने समझा था, ये वायर है। पेंच को हम ऐसे घुमाएं कि जो पेंच का नोक है धारा की दिशा में जाए, यानी हमारा जो पेंच है इस प्रकार घूमे कि ये आगे की ओर जाए, मतलब धारा की दिशा की ओर आगे जाए। तो हमारे जो अंगूठे की दिशा होगी, अंगूठे के घूमने की जो दिशा होगी वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ये किसका आ गया भाई? मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कार्क पेंच का नियम। लो स्क्रीनशॉट फॉर दैट। ओके, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब हमारे पास आ गया है अगला नियम, दाएं हाथ का नियम, राइट हैंड रूल्स। दाएं हाथ का नियम मिटा दें। कितने नियम कराओगे सर आज? यार भाई फास्ट कराना है ना कोर्स। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर कोर्स बहुत धीरे चल रहा है, क्या करें, हम कर पाएंगे कि नहीं, हमारा कोर्स हो पाएगा कि नहीं। अरे यार चिंता मत करो, कोर्स कराने में तो यदि हम लग जाए ना तो दिन में 5 वीडियो भी दे सकते हैं, बस आपके पढ़ने के ऊपर। यदि आप नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या मतलब रह जाएगा। तो हेडिंग लगाओ दाएं हाथ का नियम। क्या लगाओगे? दाएं हाथ का नियम। ये तो सिंपल है,
इसका मैं चित्र नहीं बनाऊंगा, सिर्फ समझाऊंगा। दाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि चलो इस चालक तार को इस प्रकार पकड़ो कि जो अंगूठे की दिशा है, देखो जरा ऐसे में आप देखो, जो अंगूठे की दिशा है दिख रहा है, इस चालक तार को इस प्रकार पकड़ो कि जो अंगूठे की दिशा है धारा की दिशा के अनुदिश हो। हम चालक तार को हाथ से इस प्रकार, दाएं हाथ से, भाई दाएं हाथ का नियम है, दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि जो अंगूठा है वो किसके अनुदिश हो, धारा के अनुदिश हो। तो फिर उंगलियां जिस दिशा में मुड़ी है वही उसके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होगी। 2 मिनट का काम है यार, 2 मिनट का। इसे तो 60 वीडियो के माध्यम से दे सकता था कि भाई ये चालक तार की दिशा ऊपर की ओर है, हमने हाथ से इसको पकड़ा तो हमने देखा अंगूठा की दिशा हमारे ऊपर की बह रही है, तो हमने पकड़ने के लिए उंगलियों का सहारा लिया। तो उंगलियां जिस दिशा में हमने मोड़ा, उंगलियों को जिस दिशा में हमने मोड़ा वही उसके धारा की दिशा है, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। फिर से समझो भाई, हम दाएं हाथ को किसी चालक तार को इस प्रकार पकड़ें दाएं हाथ से कि जो अंगूठे की दिशा है वो धारा की दिशा के अनुदिश होना चाहिए। तब इसको पकड़ने के लिए उंगलियों का सहारा लिया, तो उंगलियों को जिधर मोड़ना पड़ा, इधर मोड़ना पड़ा ना, देखो ऐसे मोड़ना इधर, तो इधर ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। यार इस कोई इतना निरा मूर्ख भी होगा ना तब भी समझ जाएगा। ये लो भाई चालक तार, हमने ऐसा पकड़ा, दायां ही हाथ है, मैं मत कहना सर इधर का डायरेक्शन हमने बायां कर दिया, इधर दायां कर दिया। देखो ये भी दायां हमारा, ये बायां तो ये है, तो दायां हाथ है, दायां हाथ हमारा ये है, ये नहीं ये बायां, भाई ये दायां हाथ है, इसको हमने पकड़ा, अंगूठा का जो दिशा है धारा के अनुदिश है, उंगलियां जिधर मोड़नी पड़ी, जो उंगलियां है हमारे पास 4, तो उसकी जो दिशा ऐसे, मतलब ऐसे चुंबकीय क्षेत्र। अरे भाई एम्पियर में भी तो वही आया था, कार्क पेंच में भी तो वही आया था, तो दाएं हाथ में भी तो वही आ रहा है। तो सबने अपना अपना भावना व्यक्त कर दिया। साला हमको पढ़ना पड़ रहा है, क्या करेंगे भाई साहब, कोर्स में है पढ़ना पड़ेगा। बुद्धू मत बनाओ सर, आगे पढ़ाओ। ओके सर, चलिए तो लिखोगे जरा, चित्र भी बनाओगे, हम चित्र बना दें, चित्र बनाए थोड़ा सा मजेदार भी बन सकता है। देखो जरा यहाँ पे तो एक चालक तार होगी, है ना, चालक तार होगी। हाँ सर चालक तार बना दो, चालक तार बना दिया। अब एक हाथ बनाओ सर, हाथ बनाना है आपको ऐसा कि ये अंगूठा जो है, अंगूठा है भाई, ये मोटा होगा भाई सर, ये जो अंगूठा है ना, हाथ इतना पतला नहीं होना चाहिए। ये हमारा हाथ हो गया। अब प्यारे बच्चों, ये उंगली हमारी ऐसी होनी चाहिए कि मुड़ी होनी चाहिए। ये देखो जरा, पकड़ लिया ना, इसको पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है, पकड़ा भाई साहब। ये धारा की दिशा है, तो उंगलियां ऐसी मुड़ी है, मतलब यहाँ पे जो धारा की दिशा हमारी ऊपर की ओर है, तो भाई ये जो चुंबकीय क्षेत्र होगी तो ऐसी है ना, ऐसी है, ये लो ऐसी दिशा हो गई है। ठीक है, ये हमारा भाई साहब क्या है, दाहिने हाथ का नियम। लिखें भी क्या कि लिख लोगे आप लोग, लिख दें, एक धारावाहिक चालक तार को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें, एक धारावाही चालक तार को दाएं हाथ से इस प्रकार इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठे की दिशा धारा के दिशा के अनुदिश हो, धारा के अनुदिश, ऐसा लिख लो, सिंपल है, धारा के अनुदिश हो, तब चालक तार को, तब धारावाही तार को, चालक तार को पकड़ने के लिए उंगलियों को जिस दिशा में
जिस दिशा में क्या करना पड़ा, हमें मोड़ना पड़ा, है ना। जिस दिशा में मोड़ना पड़ता है वही दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। वही दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। वही दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। बच्चा लोग ये लो, आप समझ क्या हो गया यार, इसके आगे मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो, बस हो गया, समझ रहे हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दाएं हाथ के हथेली का नियम। दाएं हाथ के हथेली का नियम। ठीक है, चलो अब हमारा जो लास्ट है दाएं हाथ के हथेली का नियम। ठीक है, इसको बस अब आपको समझा दे रहा हूं, आप लिख लेना, हेडिंग लगाओ। क्या लगाओगे सर? दाएं हाथ के हथेली का नियम। दाएं हाथ के हथेली का नियम। देखो जरा क्या कहता है। दायां हाथ है हमारे पास, ये दायां हाथ है, यहां समझो। दायां हाथ को इस प्रकार फैलाओ, लो भाई साहब, ऐसा फैलाओ कि 90 डिग्री हो। 90 डिग्री दिख रहा है? 90 डिग्री दिख रहा है? ऐसा करो, ये देखो 90 डिग्री दिख रहा है। हाँ भाई साहब दिख रहा है, अब तो दिख रहा है ना। अब भाई कोई यहाँ पे गुंजाइश नहीं है बहाने बनाने की, 90 डिग्री दिख रहा है। इस प्रकार फैलाओ कि जो उंगलियां हैं और अंगूठा एक दूसरे के लंबवत। अब यदि जो अंगूठा है, ये चालक तार है, ऐसा फैलाओ कि जो भाई अंगूठा है और उंगलियां जो भी हैं वो एक दूसरे के लंबवत है, दाहिने हाथ को। अब यदि अंगूठा जो है धारा की दिशा, धारा हम कहां बहा रहे हैं? ऊपर की ओर। स्टार्टिंग से तो हम ऊपर की ओर धारा बहा रहे हैं, नीचे की ओर नहीं बहा रहे। नीचे की ओर बहाएं दिखेगा नहीं, ऊपर की ओर जाएगा, समझ में आएगा। चलो ऊपर की ओर जाए कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। क्या बकवास कर रहे हो यार, चलो आगे देखो, समझो। ये चालक तार है ना, चालक तार। हाँ सर, अंगूठा ऐसा कर दिया हमने, पर शर्त यह है कि हम जब हाथ को फैलाएं तो जो हमारा हाथ का उंगलियां हैं और अंगूठा है इसके बीच 90 डिग्री कोण बनना चाहिए। अब यदि ये अंगूठा धारा की दिशा को, ये भी पागलपन है यार, चलो क्या गिर रहा हो भाई, थक गया क्या? चलो देखो, इसको भी परेशान कर रहे हैं। अब यदि अंगूठा धारा की दिशा को बताए और जो उंगलियां हैं उस बिंदु को बताए जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तब इसके लंबवत चुंबकीय क्षेत्र होगा। ये देखो, हथेली के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र होगा इधर। यदि अंगूठा धारा की दिशा, उंगलियां उस बिंदु की ओर इंगित करेगा जिधर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। यदि अंगूठा धारा की दिशा, उंगलियां उस बिंदु को इंगित करेगा जहां चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो इसके लंबवत, इस हथेली के लंबवत भाई साहब क्या कर रहे हो यार, हथेली के लंबवत ये चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब है क्या भाई साहब, हमने क्या कहा, दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाओ कि अंगूठा उंगलियां एक दूसरे के लंबवत हो। अब यदि अंगूठा धारा की दिशा को और ये जो हमारा उंगलियां हैं उस बिंदु को इंगित करे जहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तब हथेली के लंबवत बाहर की ओर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। और इसी के साथ आज का हमारा जितना भी हमने सिलेबस में टॉपिक लेकर आए थे आज तो क्लियर कर दिए हैं। और कल जो हमारा रहेगा मोस्ट इंपोर्टेंट बायो-सेवर्ट का नियम, भाई साहब बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। सेशन को जरूर देखिएगा। नोटिफिकेशन नहीं जाता कभी कभी तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएं, विजिट करें, प्लेलिस्ट में पूरे वीडियोज मिल जाएंगे। कुछ बच्चे कहते सर पुराने वीडियोज में मजा नहीं आ रहा, पुराने वीडियो नहीं देख सकते, जाके देखो, वहां भी मजा आएगा। और अभी तक भाई साहब नोट्स नहीं लिए तो नोट्स ले लो बेहतर तैयारी करने के लिए। कमेंट बॉक्स में यदि आज का सेशन वास्तव में पसंद आया हो तो जय हिंद लिखना ना भूलें। और इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।